Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of April 2020. तो 25 अप्रैल 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to get the current affairs PDF, they can get that from the links given in the description and comment section below. Those who want to join the TEMS portal, they can join us by the links given in the description and comment section below. एक चीज़ मैंने देखी, मैं क्वेश्चंस जो भी दे रहा हूँ आप लोग उसका आंसर नहीं कर रहे हैं, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि आप अटेम्प्ट करना छोड़ दें. प्लीज़ डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. अब मैं आपको नेक्स्ट डे आंसर बताया करूँगा. आई विल नॉट टेल यू द आंसर ऑन दैट डे, क्योंकि आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं. अगर आप इस तरह से हरकतें करेंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, तो फिर वी माइट स्टॉप दिस प्रोसेस एज वेल. क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चंस आपके लिए दिए जाते हैं. आपकी पुरानी एक्सरसाइज जो आपने पहले पढ़ा है उसका भी तो थोड़ा यूज़ करो. हर छोटी छोटी बात का आंसर आपको देना, ये सब चीज़ें आपको भी अटेम्प्ट करना चाहिए. सो इफ़ आई एम डूइंग माई पार्ट, यू शुड डू एटलीस्ट योर पार्ट. मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए, एटलीस्ट अटेम्प्ट किया करिए क्वेश्चन, ठीक है ना. डू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, इट विल बी योर प्रैक्टिस ओनली. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटेंट दैट शुड पजेस इन ऑर्डर फॉर बायोमैग्निफिकेशन टू अकर. बायोमैग्निफिकेशन होने के लिए एक पॉलिटेंट के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए. फर्स्ट इज अ पॉलिटेंट शुड बी लॉन्ग लिव्ड. सेकंड, अ पॉलिटेंट शुड बी बायोलॉजिकली एक्टिव. थर्ड, अ पॉलिटेंट शुड बी सॉल्युबल इन फैट्स. तो ये तीन जो है उनमें से आपको बताना है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. You have to select the correct code, 1 only, 2 only, 2 and 3, या 1, 2 and 3. Second question is, why chemical oxygen demand, why COD is better mode used to measure pollution load in water than biological oxygen demand. क्यों COD ज़्यादा अच्छा यूज़ कर मेज़र है in order to find the pollution load in water than your BOD. पहला इसका रीज़न है, COD कैन मेजर पोल्यूशन लोड इन द फ्लोइंग वाटर विच BOD कैन नॉट. सेकेंड है, COD मेजर्स पोल्यूशन लोड ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज विच BOD डज नॉट. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज पैराकट. इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन दो जो क्वेश्चन है उनके आंसर जरूर आपको ना. पैराकट बेसिकली अभी रिसेंटली पॉइजनिंग से रिलेटेड था. पैराकट एक तरीके का हर्बिसाइड होता है. इट्स अ हर्बिसाइड यूज्ड इन एग्रीकल्चर. हर्बिसाइड यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एंड उसके कारण क्या होता है, पॉइजनिंग हो गई थी अभी, है ना. तो पैराकट पॉइजनिंग इसीलिए फेमस है. याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा यूपीएससी तो यही इनमें से दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैराकट वाज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज दिस. तो इसका याद रखिएगा, इट्स अ हर्बिसाइड जिसके कारण से भी पॉइजनिंग क्रिएट हो गई थी. तो ऊपर के दो क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा. प्लीज डू टेल मी द आंसर्स, आई विल गिव यू द आंसर टुमारो. मैं आपको कल इसका आंसर बता दूंगा. एक दिन बाद हम इसका आंसर डिस्कस कर लिया करेंगे. तो आप अच्छी बात आज क्वेश्चन और कल इसका रिवीजन. स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट से. पहली न्यूज है, रनिल कॉल्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन. अब रनिल विक्रमसिंघे आप सबको पता है श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं. उन्होंने सार्क के कोऑपरेशन के बारे में बात की है. तो एक एक करके हम एक बार देख लेते हैं, सार्क के बारे में चीज़ें देख लेते हैं सारी. ओके, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सार्क के बारे में अगर आपको पता हो, देखो सार्क से पहले तो अपने को मैप डिस्कस करना, तो चलो सार्क के बाद अपन मैप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना. तो सार्क सेक्रेटेरिएट शुड प्ले एन एक्टिव रोल, ऐसा कहा जा रहा है रनिल विक्रमसिंघे द्वारा. सबसे पहले सार्क के मेंबर्स कौन कौन से हैं. तो सार्क के मेंबर्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. ओके, कौन कौन से मेंबर हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. याद रखना, जो सबसे बड़ा जो डाउट आएगा, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन आएगा वो आएगा म्यांमार में. तो याद रखना, सार्क का हिस्सा म्यांमार नहीं है. म्यांमार, उससे मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली जहां पे डाउट आएगा, मैंने आपको पॉइंट बता दिया है. म्यांमार सबसे अधिक कंफ्यूज करेगा. म्यांमार याद रखना सार्क का हिस्सा नहीं है, इसको मत भूल. आगे बात कर लेते हैं, सार्क बना कब था. सार्क बना था दिसंबर 1985 में बना था. 2005 में अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था सार्क में मेंबरशिप के लिए, एंड 2005 में इसने अप्लाई भी कर दिया था. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 8 दिसंबर 1985 में बनी थी. इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो काठमांडू नेपाल में है, ठीक है ना. ऑब्जर्वर स्टेट्स में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशियस, यूनाइटेड स्टेट्स, कोरिया, और एक इसमें नहीं लिखा है, म्यांमार भी आता है, ठीक है ना. म्यांमार जो है इसका ऑब्जर्वर मेंबर है, ना कि परमानेंट मेंबर. इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है ना. तो म्यांमार, कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, मॉरिशियस, जापान, ईरान, यूरोपियन यूनियन, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, 9 ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हो गए. 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हो गए, ठीक है ना. स्ट्रक्चर की बात करें तो सार्क की जो एपेक्स बॉडी है वो काउंसिल कहलाती है. एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है. द काउंसिल इज रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट हेड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव मेंबर कंट्रीज. तो मेंबर कंट्रीज के गवर्नमेंट हेड्स जो रहते हैं वो इसको हेड करते हैं, ठीक है ना. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दूसरा इसका स्ट्रक्चर का पार्ट है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइजेज ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स एंड दे मीट जनरली 2 times एनुअली. तो एनुअली 2 बार मिलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग
होती है। तो ये सार्क का कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मैप ऑफ द डे में मैं आपको चीज़ बता दूं, पहले तो एक करेक्शन कर लेते हैं। अभी मैंने कृष्णा रिवर आपको एक दिन, सॉरी गोदावरी रिवर एक दिन बताई थी। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज में हमने पेड्डावागु बोल दिया था। ओके, पेड्डावागु दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, नॉट गोदावरी रिवर। तो ये आप करेक्शन कर सकते हैं कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है पेड्डावागु, नॉट ऑफ द गोदावरी रिवर। ओके, तो याद रखिएगा पेड्डावागु इस तरह की स्पेलिंग थी उसकी, पेड्डावागु। तो ये जो ट्रिब्यूटरी है ये आपकी कृष्णा की है, ना कि गोदावरी की, तो इसको करेक्शन में कर लीजिएगा। आज जो मैप हम देखेंगे वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्लेट्यूज हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के, उन प्लेट्यूज के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको पूछ ले कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू कहाँ पे है, तो ये आपका जो है ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू आपको मिल जाएगा। ऊपर आपका कोलोराडो प्लेट्यू कोई पूछता है, कोलोराडो प्लेट्यू भी ये इंपॉर्टेंट है, ये यही पूछ सकते हैं मैच द कॉलम में, और कॉन्टिनेंट से ही पूछेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन से वो नहीं पूछेंगे। तो कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू जो आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, कोलोराडो प्लेट्यू हो गया, देन मैक्सिकन प्लेट्यू भी आपका, ये 3 ऊपर के हो गए। देन आपका ये साउथ अमेरिका में अल्टीप्लानो प्लेट्यू हो गया, एंड पेंटागोनिया आपका प्लेट्यू हो गया। ओके, तो पेंटागोनिया आपका आप अल्टीप्लानो, ये दोनों इधर के हो गए। देन यहाँ पे आपको अफ्रीका में कटंगा प्लेट्यू दिख रहा होगा, तो कटंगा प्लेट्यू आपका अफ्रीका का है। देन ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है ही, और यहाँ पे मैस्करीन आइलैंड्स है, मैस्करीन आइलैंड्स भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के मानसून में। अगर आपको मैस्करीन का रोल पता है इंडियन मानसून में, तो वो आप मुझे जरूर बताइए। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ मैस्करीन आइलैंड्स इन द इंडियन मानसून, इसके ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। फिर आपका साउथ अमेरिका में ही माटो ग्रासो भी है, माटो ग्रासो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गोल्ड, स्पेशली गोल्ड रीजन है वहाँ पे, माटो ग्रासो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है वहाँ का, तो ये भी आपको याद रखना है। देन इसके बाद यहाँ पे किम्बरले इन ऑस्ट्रेलिया, आपको किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा होगा, है ना। इंडिया का सबसे फेमस आपको पता ही कि डेक्कन ट्रैप्स इंडिया में सबसे फेमस है। देन तिब्बत प्लेट्यू आप सबको जानते हो। लोएस्ट प्लेट्यूज जो रहते हैं वो चाइना में ज़्यादातर बनते हैं, तो चाइना में आपका लोएस्ट यानी कि LOESS लोएस्ट प्लेट्यूज भी आपके चाइना के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको एनाटोलियन प्लेट्यू दिख रहा होगा, एनाटोलियन दिख रहा है ना, एनाटोलियन। तो एनाटोलियन अगर आपसे कोई पूछे तो टर्की के लिए यूज़ होता है, तो टर्की यानी कि एनाटोलियन, तो ये याद रखिएगा, टर्की में एनाटोलियन है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे ब्रवेरियन भी लिख रहा है, ये ब्रवेरियन या ये इसको बवेरियन बोलते हैं, वैसे ब्रवेरियन से लिखा है, बवेरियन बोलते हैं। ये आपका जर्मनी वाले रीजन में है। ओके, जर्मनी वाले रीजन में आता है इधर, वैसे बवेरियन जो है आपका जर्मनी वाले रीजन में आता है, ठीक है ना। आइबेरियन जो प्लेट्यू है वो आपका स्पेनिश में है, आइबेरिया। मैंने आपको स्पेन का जब मैप दिखाया था तो वहाँ पे आइबेरिया मैंने आपको दिखाया भी था। ओके, आइबेरिया, फिर उस पर आगे मैंने आपको स्पेन उसके बॉर्डर में पिरिनीज दिखाया था, है ना, याद है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो याद भी रखा करिए, जो पहले बता देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे कनाडा वाले रीजन में आपको लॉरेंशियन कैनेडियन शील्ड दिख रही है, कैनेडियन शील्ड दिख रही है, कैनेडियन शील्ड, तो ये आपका कनाडा वाला रीजन में है। तो फिर से देख लो, कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू हो गया, कोलोराडो हो गया, मैक्सिकन हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका वाले में। साउथ अमेरिका में अल्टीप्लानो, पेंटागोनियन, माटो ग्रासो हो गया। अफ्रीका में कटंगा, मैस्करीन और आपका ईस्ट अफ्रीकन हो गया। देन आपका तिब्बत में होगा, लोएस्ट चाइना में होगा, डेक्कन ट्रैप्स इंडिया में होगा, किम्बरले आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, कैनेडियन शील्ड आपका कनाडा में होगा, स्पेनिश आइबेरियन हो गया। और इसके बाद आपका यूरोप के ही 2 हैं, मैसिव सेंट्रल है, यूरोप में ही है, और आपका ब्रवेरियन, मैसिव सेंट्रल और बवेरियन आपका मतलब जर्मनी वाला रीजन है बवेरियन का। जर्मनी की इधर साइड जब आप स्पेन और इधर पोर्चुगल स्पेन में आएंगे तो मैसिव सेंट्रल आपको मिल जाएगा। एनाटोलियन आपको मिल जाएगा टर्की में, एनाटोलियन याद रखें। इथियोपियन भी आपको मिल जाएगा अफ्रीका में, है ना। ये पोटवार जो लिखा है, पोटवार लिखा है, ये POK के साइड में है, मतलब POK के वेस्टर्न साइड में आपका पड़ता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है उसके साइड में आपका वेस्टर्न साइड में पोटवार मिलता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। तो दिस वाज द मैप ऑफ द प्लेट्यूज रीजन, प्लेट्यू का मैप था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में, है ना। अगली जो न्यूज़ थी वो फ्रंट पेज सेकंड पेज से थी आई थिंक, तो एक बार मैं आपको न्यूज़पेपर में दिखाता जाऊँ ताकि आपको मज़ा भी आए, है ना। इससे मज़ा ही आता है मेन। अब वो न्यूज़ यार मुझे ही नहीं दिखेगी। तो सेकंड जो न्यूज़ है बेसिकली वो ये है, साइट से थी यार क्या कहीं से, चलो डोंट लेट्स नॉट या ये है, देखो मिल गई ना। केट टू लॉन्च ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस। अब केट क्या है बेसिकली उसके बारे में बता दो। केट इज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, एक तरीके से सारे ट्रेडर्स का कन्फेडरेशन है, जो ट्रेड करते हैं ना उनका कन्फेडरेशन टाइप का बॉडी है। अब ये क्या सोच रहे हैं, एक नेशनल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाएंगे। ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस में जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उस तरीके से उसके चैलेंज में खड़ा करेंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स करके एक नेशनल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाएंगे ताकि जो लोकल किराना
किराना स्टोर्स हैं उनका एक एसोसिएशन बनाया जा सके। तो लोकल किराना स्टोर्स का बेसिकली एक एसोसिएशन बनाया जाएगा। ये ऑनलाइन रिटेलिंग और ई कॉमर्स की सुविधाएं उसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो कौन बनाने की बात कर रहा है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बनाने की बात कर रहा है। अब ये जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑथराइज कोई बॉडी, इस तरीके की कोई बॉडी नहीं है। ये जस्ट एक ग्रुप है जो कि ऑल इंडिया जितने भी ट्रेडर्स हैं उनका एक ग्रुप रहता है बेसिकली, वो उसका कन्फेडरेशन है, ठीक है ना। नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाएंगे टू हेल्प द लोकल किराना स्टोर्स। अब ये जब बनाएंगे तो ये किसके एसोसिएशन बनाएंगे? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT के साथ ये बनाएंगे, और दूसरी बॉडीज रहेंगी। अभी उनसे परमिशन ले रहे हैं बेसिकली, और ये चीज़ करेंगे कि रिटेल में ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाए जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इन सब के कॉम्पिटिशन में सामने खड़ा हो सके। अगली जो न्यूज़ है वो भी आपके इसी के बगल की न्यूज़ है। यहाँ पे अगर आप देख लो तो ये NCLT सीक्स जिमखाना रिस्पॉन्स ऑन सेंट्रल प्ली। तो अब बेसिकली है क्या, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल न्यूज़ में आया है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में बता देता हूँ आपको मेन। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल, देखो सबसे पहली बात आपको समझना चाहिए, कोई भी कंपनी है या कोई भी इंडिविजुअल है, थोड़ा बेसिक से बताता हूँ, कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो अपना लोन उसने लिया है और उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, या फिर वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं कर पा रहा है, तो दोनों ऐसे केस में क्या हो रहा है? बैंकरप्ट हो रहे हैं। दोनों इस ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि जिन्होंने इनको लोन दिया उनका तो नुकसान हो रहा है। तो क्या होता है कि फिर इनकी इंसॉल्वेंसी की जाती है, इनकी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की जाती है, ताकि इनके जो पास जो रिसोर्सेज है उनको सीज किया जा सके और उन रिसोर्सेज से जिनसे इन्होंने कर्जा लिया है वो चुकाया जा सके उनको, ठीक है ना। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो कंपनीज के केसेस को देखती है, और अगर इंडिविजुअल के केसेस होते हैं, अगर कंपनीज इस तरह का काम करें तो उसको तो NCLT देख लेता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और अगर कोई इंडिविजुअल इस तरह की बात करे तो उसको DRT देखता है, यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल देखता है, DRT कहलाता है वो। तो जो NCLT काम करता है ना कंपनीज के लिए, वही इंडिविजुअल्स के केस में DRT यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल करता है। तो NCLT है क्या? NCLT एक क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गई जो कि बनी थी 1 जून 2016 को एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, उसका सेक्शन 408। तो सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर्म द क्वासी जुडिशियल बॉडी जिसको कहा जाता है NCLT। मैंने काम आपको बता दिया, काम क्या है? कंपनीज के केस में इंसॉल्वेंसी का काम करना, बैंकरप्सी का काम करना, इंडिविजुअल्स के केस में DRT का है और कंपनीज के केस में NCLT का है, ठीक है ना। अब ये जो बना था NCLT एक कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बना था, वो कमेटी का नाम है जस्टिस इरादी कमेटी। जस्टिस इरादी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ये बनाया गया था, ये भी याद रखना है। NCLT के फंक्शंस क्या है? ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर द कंपनीज एक्ट सच एज आर्बिट्रेशन, अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइजेज, रिकंस्ट्रक्शन एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय दिस ट्रिब्यूनल। दूसरी चीज, NCLT इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। Then NCLT has the authority to dispose of cases pending before the Board of Industrial and Financial Reconstruction। देखो एक बोर्ड है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR बोला जाता है इसको, ठीक है ना। अब इसके सामने भी जो केसेस रहते हैं, या फिर कोई ऐसा केस जो कि सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985 के अंदर आया हो, वो भी आपका NCLT देखता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कंपनीज के केस में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स है वो NCLT में चलती हैं। इसके अलावा ये वो केसेस भी देखते हैं जो कि आपका रिलेटेड रहते हैं फ्रॉम द ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। अगर कोई मिस मैनेजमेंट का केस है कंपनी का तो उसको भी ये देखते हैं, ठीक है ना। अगर कोई डिसीजन NCLT ने लिया है तो क्या क्या आप उसको अपील कर सकते हैं? यस, आप उसकी अपील कर सकते हैं NCLAT। जैसे अगर DRT जो कि इंडिविजुअल्स के लिए मैंने बताया, अगर उसमें कोई अपील कर रहा है तो उसके लिए भी DRAT करके एक बॉडी बनाई जाती है, ओके, डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल। वैसे ही NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की एपिलेट बॉडी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। अब मान लो कि कोई NCLAT के भी डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो क्या वो आगे अपील कर सकता है? तो हाँ बिल्कुल, वो फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, याद रखना। फिर वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ना कि हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपील की जाती है। NCLAT जो बॉडी है वो सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बनाया गया है। ये अपीलेट मैकेनिज्म है कि अगर कोई NCLT के डिसीजन से खुश नहीं है तो वह जाके आगे अपील कर सकता है। अब यहाँ पे एक व्हाइट टाइगर की न्यूज भी थी, व्हाइट टाइग्रेस डाइड इन द दिल्ली जू। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था कि व्हाइट टाइगर व्हाइट होता क्या है, क्योंकि एक पिगमेंट की कमी होती है इसमें जिसको बोलते हैं फियोमेलानिन। ओके, तो फियोमेलानिन नाम का पिगमेंट रहता है
है जो कि नहीं पाया जाता। रॉयल बंगाल टाइगर से ही रिलेटेड रहते हैं, जो वाइट टाइगर रहते हैं उन्हीं के क्रॉस ब्रीड में एक डॉर्मेंट जीन रहता है बेसिकली, उसके कारण से ये वाइट कहलाते हैं। एंड वाइट फर जो कलर होता है वो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द पिगमेंट फियोमेलानिन। तो फियोमेलानिन याद रखना, एंड ये फियोमेलानिन ही है जो कि रॉयल बंगाल टाइगर में पाया जाता है, तो उसका जो कलर होता है वो ऑरेंज फर के रहते हैं, ठीक है ना। तो फियोमेलानिन नहीं रहता इनके में, इस कारण से ये वाइट रहते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बंगाल टाइगर से कंपेयर करें तो व्हाइट बंगाल टाइगर्स जो है दे टेंड टू ग्रो फास्टर एंड दे आर हैवियर देन द ऑरेंज बंगाल टाइगर। तो फास्टर ग्रो करते हैं, हैवियर होते हैं। एडिटोरियल सेक्शन में हम आएंगे, पेपर में भी आ जाए, है ना, वहां तो आ ही जाएंगे। पोर्टल में क्या मैं नोट्स बना देता हूँ तो थोड़ा मेरे लिए भी सहूलियत रहती है, बार बार इधर उधर एडिटोरियल से ढूंढना नहीं पड़ता, इसलिए मैं नोट्स बनाकर ही आता हूँ। तो ये तो दो एडिटोरियल हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ट्रफ्स एंड क्रस्ट ऑफ पैंडेमिक रिस्पॉन्स, ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया, वही पॉइंट्स घुमा फिरा के फिर से। एंड बिहार से डिस्टोपियन मूवमेंट हम डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्टोपिया का मतलब मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वर्ड, माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वर्ड, क्योंकि ये 1984 के नॉवल जॉर्ज ऑरवेल का जो 1984 नॉवल है जॉर्ज, और वहाँ से ये डिस्टोपियन वर्ड बनाया गया है, वहीं से ये डिस्टोपियन वर्ड लिया गया है। इसके पहले डिस्टोपिया वर्ड आया ही नहीं था, ठीक है ना। तो नो 100% कोटा, ये पहला आर्टिकल है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो नो 100% कोटा बेसिकली अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस की थी, बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ। रिसेंटली ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू प्रोवाइड 100% रिजर्वेशन फॉर ट्राइबल टीचर्स इन स्कूल्स लोकेटेड इन शेड्यूल्ड एरियाज अक्रॉस द कंट्री। तो अभी रिसेंटली ये चीज़ हमने देखी कि ये चीज़ ऐसी चीज़ हुई है ना कि 100% रिजर्वेशन ट्राइबल टीचर्स के लिए नहीं रहेगा इन द शेड्यूल्ड एरिया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज ऑब्नॉक्शियस आइडिया, एंड ऑथर का भी यही कहना है कि डिसीजन इज करेक्ट बिकॉज इट वाज एन ऑब्नॉक्शियस आइडिया इवन इफ इट वाज फॉर द वेलफेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए चीज की गई थी तो भी ये चीज जस्टिफाइड नहीं थी, ऐसा ऑथर का कहना है कि तो भी ये चीज आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों 100% कोटा लेकिन दिया गया था, क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है? तो यस, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था। उसके पीछे लॉजिक ये था कि स्टेट गवर्नमेंट ने 1986 में ये देखा कि जो टीचर्स हैं, जो आपके इस तरीके के लोग हैं जिनको कि वहाँ पे टीचर का काम दिया जा रहा है, वो जा ही नहीं रहे हैं। कहाँ नहीं जा रहे हैं? वो ट्राइबल स्कूल्स में जा ही नहीं रहे हैं। अब जब वो ट्राइबल स्कूल्स में जाएंगे ही नहीं तो क्लासेस नहीं लेंगे, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी कि क्रॉनिक एब्सेंटिज्म का केस देखने को मिल रहा था, क्योंकि लोग ऐसे एरियाज़ में जाना पसंद नहीं करते थे। इतने मतलब इतने ज़्यादा पीछे बैकवर्ड रीजन्स जो थे वहाँ पे, गाँव वाला रीजन आपको बोलना चाहिए, तो यहाँ पे वो लोग जाने से कतराते थे। इस कारण से क्या फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि यार वहीं के लोगों को अगर हम लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा लोग वहाँ पे क्लासेस अटेंड करेंगे, वो टीचर्स ज़्यादा क्लास भी लेंगे अगर वो वहाँ के लोकल होंगे तो, है ना। तो ये वाली बात थी, इस कारण से उन्होंने ये चीज़ की थी। अब बेसिकली यहाँ पे ये देखना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ठीक है, अगर ये चीज़ होती भी थी तो उसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप 100% ट्राइबल्स को ही आप वहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं आप ही अब सारी की सारी क्लासेस दो, तो ये जो रहेगा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंड इस कारण से उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो इसको भी आप याद रखिएगा क्या क्या रीज़न था। इसका दूसरा सोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंसेंटिवाइज कीजिए ना, आप उनको ऐसे इंसेंटिवाइज कीजिए कि वो वहाँ पर जाके क्लासेस लें, है ना, इस तरह से नहीं मिस करेंगे अगर उनका आप इंसेंटिव्स अच्छे प्रोवाइड करोगे तो। देन यहाँ पे एक कोर्ट ऑथर ने ये दिया है कि affirmative action loses its meaning if it does not leave the door slightly ajar for open competition। वो affirmative action किसी काम का नहीं रह जाता जिसमें थोड़ा सा भी competition ना रहे। तो affirmative action के नाम पर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है हम तो एक कम्युनिटी का भला करना चाहते हैं इस कारण से ये कर रहे हैं। तो एफर्मेटिव एक्शन अपनी जगह है, लेकिन आप देयर शुड बी अ डोर ओपन फॉर कंपटीशन, देयर शुड बी अ डोर ओपन फॉर मेरिटोक्रेसी ऑल्सो। इनफैक्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी ये चीज़ कही थी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रिजर्वेशन नॉर्मली ऑट टू बी फॉर अ माइनॉरिटी ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन जब भी होता है वो केवल माइनॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए होता है, मतलब वो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए नहीं हो सकता, मतलब कि वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा खुद बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। एंड ये चीज़ इंदिरा साहनी केस 1992 में ऑलरेडी बोली जा चुकी है। तो ये चीज़ इस आर्टिकल में डिस्कस की गई थी। एंड सेकंड जो एडिटोरियल था वो था ज्वाइनिंग ऑफ जायंट्स। तो आपको इससे फोटोग्राफ भी मैंने दिखा दिया, ज्वाइनिंग ऑफ जायंट्स। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है फेसबुक और जियो का जो मर्जर हुआ है उसके ऊपर है। तो फेसबुक ने आपको सबको पता है कि 9.99% स्टेक्स जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो जियो प्लेटफॉर्म है उस पर ले लिए हैं। अब ये जो रियल रीज़न है इस डील का वो है कि रिटेल सेक्टर को वो गैदर करना चाहते हैं। ये जो अभी हम शॉप्स की बात कर रहे थे ना, उन शॉप्स को भी ये यहाँ पे केटर करना चाहते हैं
हैं कि एक कॉम्बिनेशन बनेगा रिलायंस जियो का और एक कॉम्बिनेशन बनेगा फेसबुक का। तो ये फेसबुक के पास व्हाट्सएप है, आप सबको पता है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से देखो कुछ इस तरह का मॉडल होगा कि जैसे ही मान लो आपके पास जियो की सिम है और आपने व्हाट्सएप जैसे ही ऑन किया तो आपको जितने भी लोकल किराने वाले हैं उन सबके नंबर्स यहाँ पे व्हाट्सएप में आ जाएंगे। और जियो, आप सबको पता है कि व्हाट्सएप पे करके एक चीज़ ऑलरेडी पेंडिंग है। व्हाट्सएप पे मतलब कि जो ये पेमेंट प्लेटफॉर्म है आपका व्हाट्सएप का, वो ऑलरेडी पेंडिंग है, उसको गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल नहीं दिया है। तो जैसे ही वो आ जाएगा तो आप सीधे व्हाट्सएप में जाओ, व्हाट्सएप पे के थ्रू पेमेंट करो और व्हाट्सएप में ही आपके पास सारे लोकल किराना वालों का नंबर आ जाएगा, वहीं से आप सीधे उनसे कॉन्टैक्ट करो और वहीं से ऑर्डर कर दो। तो कुछ इस तरीके की बेसिकली चीज़ सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। अब ऑथर ने बोला कि देखो ये दोनों के दोनों बहुत बड़े जाइंट्स हैं, अपने अपनी फील्ड के बहुत बड़े जाइंट। आप देखो फेसबुक भी एक तरह की मोनोपोली ही है और दूसरा आपका जो रिलायंस जियो है उसने भी टेली कम्युनिकेशन में एक तरीके की मोनोपोली ही अर्जित कर ली है। तो बेसिकली ऑथर का वही कहना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है और हो सकता है कि आगे जाकर के ये मोनोपोलिटिक टाइप का हो जाए और कंपटीशन के लिए कोई भी डोर ओपन ना रह जाए। तो ऐसा ऑथर का कहना है कि हो सकता है फिर आगे कंपटीशन के लिए कोई डोर ओपन ना रह जाए, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई कि व्हाट्सएप पे को अभी अप्रूवल मिला नहीं है, वो अप्रूवल मिल जाएगा। एंड दूसरा जियो भी नंबर 1 टेलीकॉम ब्रांड है, तो जैसा टेलीकॉम के सेक्टर में इन्होंने किया है, कोई भी कंपटीशन खत्म कर दिया, वैसा कहीं ऐसा ना हो कि कल को रिटेल के फील्ड में भी ये इस तरह का कोई चीज़ और बिल्कुल मोनोपोली अर्जित कर ले, बिकॉज इट्स द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट इकोनॉमी इज एट द स्टेक। तो ऑथर ने ये चीज़ कहा है, ठीक है ना। सो दैट वॉज फ्रॉम द एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू, एडिटोरियल को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आगे मूव करते हैं। नो प्लान टू ईज फिस्कल डेफिसिट टारगेट। अब फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जो नेट बोरोइंग्स होती हैं, ठीक है ना। मतलब कि जब आप क्या करते हो, आपके पास जितना आपका रेवेन्यू था और जितना आपका एक्सपेंडिचर था, अब एक्सपेंडिचर आपने इतना कर दिया कि आपके रेवेन्यू को ओवरशूट कर गया, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो आप क्या करोगे, वो आप बोरोइंग्स के थ्रू पूरी करोगे। मतलब आप कहीं ना कहीं से वो चीज़ उठाओगे पैसा, तब आप पूरा कर पाओगे। तो जो एक्स्ट्रा बोरोइंग्स होती हैं आफ्टर योर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर, वो बोरोइंग्स आपकी फिस्कल डेफिसिट कहलाती है, ठीक है ना। अब फिस्कल डेफिसिट जो रहना चाहिए एज पर द FRBM, यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM एक्ट जो है वो 3% ऑफ द GDP की परमिशन देता है। 3% तक आप इधर उधर जा सकते हैं। अभी NK सिंह पैनल भी बनाया गया था FRBM कमेटी में, तो उसमें भी एक एक करके स्लोली ये बोला गया कि आप मतलब इसको घटाओ और 2021-2023 तक इसको कम करते करते अपने टारगेट को पूरा करो। पहले तो 2009 तक ही टारगेट पूरा करना था, 2009 तक में ही 3% पे ला देना था, लेकिन वो फिर ये देखा गया कि ये हो नहीं सकता, इस कारण से अब दूसरी चीज इसके अंदर एक एस्केप क्लॉज भी होता है। एक एस्केप क्लॉज क्या होता है कि कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, कैलेमिटी की सिचुएशन है, डिजास्टर की सिचुएशन है, तो आप 0.5% से ओवरशूट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई कि अभी कोई ऐसा मतलब जो NK सिंह है उनका ही ये इंटरव्यू था बेसिकली, जिसमें उन्होंने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स चाहते हैं कि FD टारगेट जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स हैं उनको 4% या 5% कर दिया जाए, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब कोई लेजिस्लेशन आएगा, या तो सेंटर लेजिस्लेशन लेके आए, इंट्रोड्यूस करे और फिर उसको चेंज करे। लेकिन अगर ये नहीं करना है तो आपके पास ईजी मेथड ये है कि हर स्टेट अपना अपना एस्केप क्लॉज ट्रिगर कर दे और अपने आप को 0.5% ओवरशूट कर दे। लेकिन अदर देन दैट अब बाकी जो चीज़ है वो केवल एक लेजिस्लेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। तो ऐसा कहना है ऑथर का यहाँ पे, ठीक है ना। अगला जो आर्टिकल है वो है यहाँ पे नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखा देता हूँ। फूड ग्रेन स्टॉक्स विल लास्ट टिल नेक्स्ट मार्च सेज FCI चीफ। तो FCI चीफ का कहना है कि फूड ग्रेन्स का जो स्टॉक है वो अगले मार्च तक रेस्ट लाई करेगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे FCI की चीफ ने बोली है कि क्या आता है, बफर स्टॉक जो होता है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जब वो बफर स्टॉक मेंटेन करता है तो वो स्कीम के बेसिस पे मेंटेन करता है। अभी जो स्कीम चल रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें 80 करोड़ बेनिफिशियरी हैं, उनको 5 किलो ये वीट या राइस की प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि वीट और राइस 5 किलो तक प्रोवाइड कर, उसके हिसाब से बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं। बफर स्टॉक मतलब कि उनके लिए कुछ रिजर्व बना करके रखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी पैंडेमिक के टाइम में आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आ गई। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जब आई तो उसमें क्या हुआ कि एक्स्ट्रा एडिशनल 5 किलो आ गया, एडिशनल एलोकेशन 5 किलो का हो गया। तो अब यही चीज FCI की चीफ को कह रहे थे कि आपको जब ये देखो तो बफर स्टॉक को ये भी देखो ना कि बफर स्टॉक हमने पुराने स्कीम के अकॉर्डिंग किया था, हमने तो इसके हिसाब से नहीं किया था कि कल को कोई कैलेमिटी होगी और फिर ये चीज 5 किलो एडिशनल होगा। तो वही चीज उन्होंने कहा है कि इसको भी आप ध्यान में रखो जब आप कोई भी एस्टिमेट बनाओ तो, ठीक है ना। आगे की न्यूज देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको हम डिस्कस करेंगे।
तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। वाइल्ड लाइफ बोर्ड नॉड फॉर माइनिंग इन असम एलिफेंट रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने असम एलिफेंट रिजर्व में माइनिंग के लिए परमिशन दे दी है। तो बोर्ड कौन है? नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है? बेसिकली एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। स्टैट्यूटरी बॉडी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये बना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। रोल इसका एडवाइजरी होता है, एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। देन प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बोर्ड इज टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। इट हैज द पावर टू रिव्यू ऑल द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स एंड अप्रूव प्रोजेक्ट्स इन एंड अराउंड नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स को देखता है और जितने भी नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हैं उनके इन एंड अराउंड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूवल भी देने का काम ये करता है, ठीक है ना। देन नो अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज इन द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनबीडब्ल्यूएल। कोई भी अल्टरेशन, अगर आपको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बाउंड्रीज को चेंज करना है तो आप एनबीडब्ल्यूएल की परमिशन के बिना नहीं कर सकते हैं। कंपोजिशन देखो तो एनबीडब्ल्यूएल को चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है। इट हैज 47 मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये सब देख लेना। बाकी मेन चीज है कि इसको हेड करता है आपका प्राइम मिनिस्टर। अभी ये परमिशन जो दी गई वो सलेकी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे इसको परमिशन दी गई। सलेकी क्या है? सलेकी इज द पार्ट ऑफ देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। तो देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है सलेकी, वहीं पे ये माइनिंग का परमिशन दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स के लिए, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक यूनिट है नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड। तो उसको परमिशन दी गई है सलेकी वाली रीजन में। सलेकी पार्ट है किसका? देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है सलेकी, ठीक है ना। तो आप ये चीज याद रख सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। IIT दिल्ली कोरोना वायरस डिटेक्शन ऐसे गेट्स ICMR अप्रूवल। तो IIT दिल्ली ने कोरोना वायरस डिटेक्शन ऐसे बनाया था, उसको ICMR ने अप्रूवल दे दिया है। एंड IIT दिल्ली इज द फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू हैव ऑब्टेन्ड द ICMR अप्रूवल फॉर रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, तो ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया एकेडमिक जिसको ICMR ने अप्रूवल दिया है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।